तो यम एंट्रेंस एंशिएंट हिस्ट्री, यम एंट्रेंस हिस्ट्री, यूपी पीजीटी, टीजीटी, बिहार, मध्य प्रदेश की जो भी टीजीटी पीजीटी है, और यूजीसी नेट जेआरएफ, ठीक है, और आईएएस पीसीएस के बच्चों के लिए फिर से एक वीडियो हाजिर है। और एंशिएंट हिस्ट्री वाले केवल एंशिएंट हिस्ट्री तक वाला ही मैटर देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा। EH कार, ठीक है, इतिहासकार, इतिहास क्या है, उन्होंने परिभाषा दिया है कि इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला एक अंतहीन संवाद है। किसने कहा था? EH कार ने। GR एल्टन, इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। JB ब्यूरी, इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। RG कालिंगवुड, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, ठीक है ना। तो इनकी रचना का नाम है RG कालिंगवुड का आइडिया ऑफ हिस्ट्री, आप लोगों को पढ़ा होगा। व्हाट इज ए हिस्ट्री, वो किसकी रचना है भाई, है ना, EH कार की है क्या, संभवतः देख लीजिएगा। तो ये इनको आपको जानना चाहिए, इनकी परिभाषा को। चलिए, वीरभानपुर कहाँ है भाई? पश्चिमी बंगाल में है, ठीक है। लोटेश्वर कहाँ है? गुजरात में है। पैसरा कहाँ है? बिहार में है। सरायनाहर राय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक। भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट और भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन और कृषि की अवस्था में बदलाव के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ पर? मेहरगढ़ से, ठीक है ना। तो पशुपालन और कृषि की अवस्था में परिवर्तन मेहरगढ़ से। अब तो कुछ लहुरा देवा की भी बात आप कर सकते हो। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ बड़ा गहरा व्यापारिक संबंध था। हड़प्पी सामग्री, कारण क्या बताया गया कि हड़प्पी सामग्री हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री किश और निपुर आदि से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो AR दोनों सही है, किंतु A की सही व्याख्या R नहीं है, क्योंकि भाई तुर्कमेनिस्तान कहाँ है और किश और निपुर कहाँ है, वो तो भाई मेसोपोटामिया में चले जाओगे ना आप, इराक ईरान के पास। तो ये थोड़ा सा समझिएगा, दोनों सही हैं पर R उसकी व्याख्या नहीं है। धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी और सर्वाधिक तांबा देने वाली खानें भारत में स्थित थी, ठीक है। तो कहाँ पर तांबा देने वाली खानें कहाँ थी? राजस्थान के खेतड़ी और गुजरात में। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में अधिक बार आवाहन किसका किया गया है? इंद्र का। इन्हीं को पुरंदर भी कहा गया है, वर्षा का देवता कहा गया है। यह स्पष्ट हो जाता कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न भिन्न संस्थाएं थी। किससे? अथर्ववेद से, क्योंकि अथर्ववेद कहता है ना कि सभा और समिति क्या है? प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ठीक है। तो ये दो भिन्न भिन्न संस्थाएं थी। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को अन्य नामों से भी जाना जाता था। हत्थाप लेखण या एक दंडित या भाग्यवादी के नाम से भी जानते थे, ठीक है ना। इसकी स्थापना किसने किया था बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताइए किसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। बहुत ही आसान है। चलिए महाजनपद और राजधानी की बात करते हैं। अस्मक कहाँ है? पोतन सबसे दक्षिणी महाजनपद माना जाता है, ठीक है ना। और कुछ लोग उसकी पहचान प्रतिष्ठानपुर से भी कर देते हैं। अवंती, अवंती की दो राजधानियाँ हैं, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। तो जो उत्तरी अवंती है, ठीक है, ये आपका हो गया उज्जैन का इलाका, नहीं पश्चिमी अवंती, पूर्वी अवंती। तो पूर्वी अवंती में आपका महिष्मती है और पश्चिमी अवंती जो है आपका उज्जैन है, ठीक है। चेदी, सुक्तिमती जिसको सोत्थिवती भी कहते हैं, कंबोज, हाटक घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका लुप्त हो चुकी है, किंतु उसके अंश यूनान के रोम ग्रीको रोमन के लेखकों की कृतियों में दिखाई देते हैं। तो किसमें? प्लिनी, डायडोरस के सेकुलस, ठीक है ना, और स्ट्रेबो की रचना, जिसकी रचना है जियोग्राफी, ठीक है ना। अशोक के रुमनदेही लेख के बारे में क्या सही है? यह लुम्बिनी में स्थित है, भाई रुमनदेही में स्थिति है, जिसकी अशोक ने स्वयं यात्रा की थी, ये भी बात सही है। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को बलि और भुगतान के भाग कर से मुक्त कर दिया था, ठीक है ना। वहाँ उसने भू राजस्व को घटा करके 1/8 कर दिया था। ये चारों, ये सभी बातें सही हैं। सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार की राजसभा में कौन आया था? डाईमेकस।
ठीक है ना। और रोमन देश की यात्रा कब किया था भाई, कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। राज्याभिषेक के किस वर्ष वो गया था? तो सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार की राजसभा में कौन आया था? डाइमेकस, ठीक है ना। जबकि मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस से कौन आया था? डायोडोरस। सही सुमेलित क्या होगा? मझंतिक कश्मीर और गांधार, महारक्षित यौन देश, महाधर्म रचित महाशब्द महाराष्ट्र, देख लो महा जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्वर्ण और उत्तरा स्वर्ण भूमि, महेंद्र संवित्ता श्रीलंका, ठीक है ना। ऐसे रक्षित वनवासी, तो ऐसे सब के बारे में आपको जानना चाहिए। मौर्य सेना में सम्मिलित कौन थे? पदाति, अश्वारोही, रथ और गज सेना। तमिल कवि कांची से संबंधित थे, अप्पर और सुंदर मूर्ति, ठीक है ना। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हर्षण का क्या पद था भाई? तो खुद को कुमारामात्य कहता है, महादंड नायक कहता और संधि विग्रही, ये 3 पद थे हर्षण का, जो कि, और ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है? चंपू शैली में लिखा था, ये ध्यान रखिएगा। सबसे विशालकाय जैन प्रतिमा कहाँ प्राप्त होती है? श्रवण बेलगोला के गोमट की, है ना, बाहुबली की एकात्मक प्रतिमा है। समुद्रगुप्त के अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया है, किसमें? गया ताम्रपत्र में, नालंदा ताम्रपत्र अभिलेखों में। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा नए प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए, कौन कौन से? अप्रतीक प्रकार का, गजारूढ़ प्रकार का, खड्ग निहंता प्रकार का, खड्ग प्रकार का। ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त वो शासक है जिसके समय में हूणों का आक्रमण होता है। कुमारगुप्त वो शासक है जिसके समय में बड़े पैमाने पर अभिलेख जारी किए गए थे गुप्तों के शासनकाल में, और सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। तो अप्रतीक, गजारूढ़, खड्ग निहंता, खड्ग प्रकार, ये 4 प्रकार हैं जो उसने नए सिक्के जारी किए थे। बाकी वही पुराने जो उसके दादा लोग या पिता लोग चला रहे थे। चलिए सही सुमेलित करते फिर से। उत्तरवर्ती गुप्त स्थापना कौन है? संस्थापक है कृष्णगुप्त। मौखरियों के संस्थापक है अश्वपति, ठीक है। और बाद में आप चाहो तो हरिवर्मा भी लिख सकते हो अगर दिया रहेगा तो। पुष्यभूति का है नरवर्धन, और वर्मन वंश का संस्थापक है पुष्यवर्मन, ठीक है। हर्ष के अलावा चीनी यात्री युआन च्वांग को अन्य समकालीन शासकों से मिलने का अवसर मिला था। तो युआन च्वांग यानी भेन सांग की बात कर रहा है। पहली बात वो कश्मीर नरेश से मिला था, कांची नरेश से मिला था, बल्लभी नरेश से भी मिला था, ठीक है। और पुलकेशिन से भी मिला हुआ था, चालुक्य नरेश से भी। तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मा प्रथम, जिसे विचित्र विचित्र भी कहते थे, मत विलास कहते थे, एक अस्थिर मस्तिष्क का व्यक्ति था। कारण किसी समय वह जैन धर्म का भी आया था, किंतु उसको छोड़कर वह शैव धर्म चला गया। तो पहली बात है, ये इसको विचित्र चित्र कहते थे, लेकिन अस्थिर मस्तिष्क का व्यक्ति था, ये कौन जानता है भाई? तो ये गलत है। विचित्र चित्र वाली बात सही है, लेकिन अस्थिर व्यक्ति होने की वजह से ये गलत हो गया, किंतु आर सही है, ठीक है ना। भुवनेश्वर का अनंत वासुदेव मंदिर, खजुराहो का गगनदरिया महादेव मंदिर, सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर में किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर। दक्षिण भारत के राजवंश का यह दावा था कि उसके पूर्वजों ने अयोध्या पर शासन किया था, कौन? कल्याणी के चालुक्यों का। भृगुवंश के जय इंद्रवर्मन महाराजा धीराज ने शासन किया था, कहाँ पर? चंपा पर। भंडारकर वीर शैव को लिंगायत संप्रदाय के समकक्ष रखते हैं और उनका प्रादुर्भाव शैवों के आराध्य स्कूल से जोड़ते हैं। कारण, रीजन क्या बताया गया कि ब्राह्मणी कर्मकांडों जाति व्यवस्था के प्रभुत्व की स्वीकृति लिंगायत आंदोलन का मूल तत्व है। तो भैया देखो ऐसा है, ए सही है पर आर गलत है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण कर्मकांडों से दूर हैं और उनका वो विरोध करते हैं, ठीक है ना। तो रीजन जो है कारण गलत है। फ़क्र ए मुदव्विर और उनकी आदाब उल हर्ब या सुजात के संदर्भ में क्या सही है? फ़क्र ए मुदव्विर या आदाब उल हर्ब या सुजात के विषय में क्या सही कथन है? कि यह इल्तुतमिश के शासनकाल के आरंभिक दिनों में युद्ध की कला पर लिखी गई किताब है। फ़क्र ए मुदव्विर ने भारत में बनी तलवारों की काफ़ी तारीफ की है। वह दमिश्की स्टील बनाने की सबसे पुरानी ज्ञात तकनीक का वर्णन करता है, ठीक है। तो फ़क्र ए मुदव्विर को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो भाई जो एंशियंट हिस्ट्री वाले हैं बस यहीं तक उनके लिए।
लेकिन हिस्ट्री की तैयारी करने वाले और यूपीएससी वाले लोग मेरी बात सुनते रहें। ठीक है। सुल्तान जैनुल आबदीन कहाँ के भैया? कश्मीर के शासक हैं। ज्ञान के बहुत बड़े संरक्षक थे। वो ज्ञानी लोगों से घिरे रहते थे, जिनके साथ चर्चा करना उन्हें बहुत पसंद था। कारण बताया गया कि उनके शासनकाल के दौरान सैयद मोहम्मद रूमी, काजी सैयद अली सिराजी, काजी जमाल, सैयद मोहम्मद सिस्तानी अपने अपने देशों को छोड़कर कश्मीर में उत्प्रवास कर गए। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि यही आर की वजह से ही तो यह पता चलता है कि वो जैनुल आबदीन क्या था? ज्ञान के बड़े संरक्षक थे। अब चलते हैं आगे। देखिए, अफगानों के साथ उलूग खान, बर्बन क्या नाम है, किस संदर्भ में सही कथन क्या है? उलूग खान ने अपनी सेना में लगभग 3000 अफगानी भर्ती किए थे। जब उलूग खान सुल्तान बना तो उसने दिल्ली के निकट पटियाली, कामपिल और भोजपुर में अपनी नई सैन्य चौकियां बनाई और उन्हें अफगानों के नियंत्रण में रखा। चलिए ठीक भाई। सुल्तान ने आदेश दिया कि वह जो भी पैदा करते उसकी नपाई प्रति बिस्वा पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। किसने आदेश दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो और उसके संगीत के बारे में क्या सही कथन है? देखिए, अमीर खुसरो ने कर्नाटक स्कूल के दक्खनी संगीत का अध्ययन किया था। दक्खनी कर्नाटक संगीत के महान प्रवर्तक नायक गोपाल अमीर खुसरो के समकालीन थे। बाद के ग्रंथों में अमीर खुसरो की को गायकी के लगभग 19 मधुर रूपों, खासकर ख्याल, तराना, कौल की खोज का श्रेय दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो को सितार की खोज करने का श्रेय और साथ ही साथ खड़ी हिंदी बोली का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग जानिएगा अमीर खुसरो, और उनकी कई रचनाएं हैं, उसको भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए कोई 2 रचना उनकी कमेंट बॉक्स में बताइए। कथन: राज व्यवस्था की भारतीय परंपरा तुर्कों के आने से पूरी तरह से धूमिल नहीं हुई, वह अनेक सीमांत क्षेत्रों में जारी रही। कारण बताया गया कि विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की रचनाओं, राजस्थानी विगत तथा ख्यात साहित्य और रामचंद्र अमात्य की आज्ञापत्र भारतीय राज व्यवस्था पद्धति पर उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। तो इसीलिए कारण तो ये था। और कथन क्या बोला कि राज व्यवस्था की भारतीय परंपरा तुर्कवाद से पूरी तरह से धूमिल नहीं हुई, बल्कि ये जारी रही। तो यानी ये ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नाफ्ता और मैंगनीज का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किया गया सिंधु 712, और इसी समय ठीक मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है राजा दाहिर के ऊपर। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया। कहाँ पर? कड़ा में, जब उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी तो कड़ा पे अपने आप को आसीन किया था। बक्काल कौन थे? अनाज व्यापारी। बलाहार कौन थे? किसानों का निम्न वर्ग। सिलहदार कौन थे? सशस्त्र व्यक्ति। तुमान कौन थे? 10,000 सैनिकों का एक समूह। सूफी संतों ने कादरी सिलसिले को पंजाब और सिंध में लोकप्रिय बनाया। कौन थे सूफी सिलसिला? ये कादरी सिलसिले का शेख मोहम्मद अल हुसैनी, शेख अब्दुल कादिर। तो कादिर से ही कादिर सिलसिला है। ठीक है। कथन है कि मुस्लिम राजनीतिक चिंतन को आदाब साहित्य ने भी स्वरूप प्रदान किया। आदाब साहित्य कुछ हद तक पंचतंत्र से प्रभावित था, जिसने इब्न उल मुकफ़ा के अनुवाद कलीला व दिमना से अरबी साहित्य से परिचय हो चुका था। तो बात सही है, कलीला व दिमना, ये याद रखिएगा, ये पंचतंत्र का अनुवाद है। तो चलिए क्वेश्चन आपसे ये है कि पंचतंत्र किसने लिखा था? ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है बच्चों। ठीक है ना। तो आदाब साहित्य पंचतंत्र पर आधारित है, ध्यान रखना है। सही सुमिलित करिए भाई। निज़ामुद्दीन अहमद, तबगात ए अकबरी, मोहम्मद काजिम, आलिमगिर नामा, अब्दुल हमीद लाहौरी, बादशाह नामा। ये हमेशा याद रखिएगा, कई बार पूछता है। केवल राम का है तज़किरत उल उमरा। सही कथन क्या है भाई? चलिए आगे हम बात करते हैं, सही कथन क्या है? अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 प्रादेशिक इकाइयों में विभाजित कर दिया था। इन्हें सूबा कहा जाता था। ठीक, एक सूबा कई सरकारों में विभाजित होता था।
एक सरकार को परगने में विभाजित किया जाता था। ठीक, सही कथन क्या है? महान साहित्यकार खान खाना और अब्दुल रहीम, प्रमुख धर्मशास्त्री शेख अब्दुल नबी जैसे अग्रणी अमीर तथा विद्वानों को शहजादे सलीम की शिक्षा का दायित्व सौंपा गया था। ठीक, ये बात तो सही है भाई, खान खाना और अब्दुल रहीम को दिया गया था और अब्दुल नबी को। शहजादे सलीम को फारसी, हिंदी और कुछ हद तक तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था। साथ ही उन्हें इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल, युद्ध कौशल और धर्मशास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिसे कि एक शहजादे के लिए उपयुक्त माना जाता था। शहजादा शाहजहां युद्ध कला में निपुण था, वह सैन्य कौशल में माहिर था। सही सुमेलन है। अब चलिए भाई मॉडर्न में आ जाते हैं। कैथरीन बी एसर, आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया। आरनाथ, हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। एजे कैसर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मुगल इंडिया, द एविडेंस फ्रॉम पेंटिंग। एब्बाकोज, मुगल आर्किटेक्चर एंड आउटलाइन ऑफ द इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो अभी भी भाई हम लोग मध्यकाल में अटके पड़े हुए हैं। तो कैथरीन बी एसर जो है आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, इसको तो ये आपको ध्यान रखना है। हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर आरनाथ। अगर 3 का भी आप जानते हो तो चौथे का ऐसे भी पकड़ में आ जाता है, या 2 का भी जानते रहो। तो एजे कैसर क्या है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मुगल इंडिया, द एविडेंस फ्रॉम पेंटिंग। ठीक है। तो एब्बा कुछ का है? मुगल आर्किटेक्चर एंड आउटलाइन ऑफ द इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। देखिए, मुगलों के समय में भवन निर्माण की तकनीक में एक जो नवीनता आई थी वह थी पूर्व निर्मित लकड़ियों के ढांचों का इस्तेमाल। इन एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने योग्य घरों को 17वीं सदी में बंगला कहा जाता था, जिसे बाद में आंग्ल भारतीय भाषा में बंगलो नाम से चलन में आया। इस नई तकनीक का श्रेय किस मुगल बादशाह को जाता है? अकबर को। मुगल काल में गज के विभिन्न प्रयोग के संदर्भ में सही कथन है। अबुल फजल ने लिखा कि हुमायूं का गज सिकंदरी 32 अंगुष्ठ था। अबुल फजल बताता कि गज ए इलाही की लंबाई 41 अंगुष्ठ थी और दीरा गज ए शाहजहानी 33 अंगुष्ठ से थोड़ा कम था। ठीक है ना, ये आपको जानना चाहिए। देखिए, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नील का यूरोपीय व्यापार में काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया था। इसके बाद इसमें तेज गिरावट आई। कारण, आगरा के नील के मूल्य में वृद्धि हुई और वेस्ट इंडीज में स्थित बागान जहां दास काम करते थे से प्रतिस्पर्धा स्थापित हो गई। तो ए आर दोनों सही है और एक की सही व्याख्या आर है। कथन क्या है? भेजी हुई रकम के भुगतान के लिए सर्राफों, मनी चेंजरों को हुंडी जारी करने में विशेषज्ञता प्राप्त थी। हुंडी एक विक्रय दस्तावेज था जिसका सामान्यतः थोड़ी छूट देकर हस्तांतरण किया जाता था। हुंडी में यह स्वतः स्पष्ट होता था कि यह तत्काल ही देय है और हुंडी ग्राहक को प्रस्तुत करने के पश्चात एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर देय होती थी। ठीक है, सही कथन क्या है? एक और, सरबत खालसा के वार्षिक आयोजन की परंपरा चक्र गुरु यानी अमृतसर में थी, लेकिन धीरे धीरे आपसी मतभेद बढ़ने लगे और हर प्रमुख अपने अपने लिए एक अलग इलाका बनाने की कोशिश करने लगा। 10वें ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, ये भी बात सही है। गुरुओं की सेना 10वें और अंतिम गुरु गोविंद के समय में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुई, ये भी बात सही है। सही कथन क्या है? फारसी सिर्फ मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत में उच्च प्रशासन की भाषा नहीं थी, बल्कि वो राजपूत राज्यों के दरबारों तक भी फैली हुई थी। सिराजुद्दीन अली आरजू ने विचार प्रतिस्थापित किया कि फारसी और हिंदी में कुछ बुनियादी समानताएं थीं। फारसी के हिंदी के स्थानीय बोलियों के संपर्क में आने से एक नई भाषा उर्दू अस्तित्व में आई। ये सब सही बात है भाई। अब चलते भाई, आ जाते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में। फ्रांसीसी यात्री ज्या डी थीमो ने लिखा कि सूरत में लोग आमतौर पर ताप्ती नदी का पानी नहीं पीते थे, क्योंकि कारण बताया गया नदी का पानी खारा था। बिल्कुल सही है, ए आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। मुगल साम्राज्य में प्रचलित सीमा शुल्क के संबंध में सही कथन क्या है? अबुल फजल लिखता है कि अकबर के काल में अधिकतम सीमा शुल्क 2/1/4% था। जहांगीर के समय में हर समय प्रकार के आयात निर्यात पर 3.5% सीमा शुल्क था। औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों के लिए सीमा शुल्क की दर ऊंची रखी, इसलिए मुस्लिम व्यापारी हिंदुओं को ऊंची शुल्क दर से बचाने के लिए उनका सामान छुपा करके लेकर आते थे। कथन ए, जब 1914 में निज़ाम उल मुल्क वायसराय के रूप में दक्कन पहुंचा तो उसने साहू जी को दक्कन के चौथ और सर देशमुखी, ठीक है ना,
कि भुगतान संबंधी दाऊद खान के समझौतों के मानने से इनकार कर दिया। कारण निज़ाम उल मुल्क ने उन्हें कई बार पराजित किया था और उनके द्वारा प्रत्येक जिले में बनाए गए मिट्टी के छोटे से किले को ध्वस्त कर दिया, जिसका इस्तेमाल वो हमले के संचालन केंद्र और मराठा सैनिकों की टुकड़ी के शरण अस्त्र के रूप में किया करते थे। तो ए तो सही है पर आर गलत। ठीक है, तो दाऊद खान के समझौते को मानने से इनकार कर दिया था। किसने किया था भाई? साहू जी महाराज ने। ठीक है ना। अब सही सुमेलन बताते हम लोग। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कुछ कारण नहीं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। ठीक है, 1825 में। सही सुमेलन है बख्त खान बरेली, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद, कुंवर सिंह जगदीशपुर, हजरत महल लखनऊ। तो ये बताया जा रहा है 1857 की क्रांति के बारे में। तो बख्त खान बरेली, ब दोनों है, पकड़ लीजिएगा। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद, कुंवर सिंह जगदीशपुर, हजरत महल लखनऊ। कथन पारंपरिक दस्तकारी कुटीर उद्योग का ह्रास ब्रिटिश व्यापारिक नीति का परिणाम था। कारण साम्राज्यवादी विजयों ने ब्रिटिश को असीमित संसाधन उपलब्ध कराए थे। तो ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है ना। ए फिर कथन दे रहा है कि उदारवादी वास्तव में विश्वास रखते थे कि भारत के स्वशासन का एक संवैधानिक मार्ग था। कारण उनकी ब्रिटिश न्यायप्रियता के प्रति दृढ़ आस्था थी। तो ए और आर दोनों सही है क्योंकि भाई वो उदारवादी थे, पर आर ए की सही व्याख्या मानी जाती है। बिल्कुल सही। कथन ए विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था वेदांत के धर्म के विरुद्ध है। तो वेदांत मतलब वेदों के काल की बात कर रहा है, यानी उपनिषद काल के। कारण सभी बुराइयां मतभेदों पर विश्वास करने से आती हैं और सभी अच्छाई समानता पर आस्था से निहित एकत्व और एक रूपता की समस्या आती है। तो ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या है। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के विचार आगे बढ़ाने में अलेक्जेंडर डो, थॉमस लॉ, मॉन्टगोमरी मार्टिन, फिलिप फ्रांसिस में से एक शामिल नहीं था। कौन? मॉन्टगोमरी मार्टिन। यानी अस्थायी बंदोबस्त के विचार को आगे बढ़ाने में कौन नहीं शामिल था? मॉन्टगोमरी मार्टिन। तो अलेक्जेंडर डो, थॉमस लॉ और फिलिप फ्रांसिस, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। और अस्थायी बंदोबस्त कब आया था भाई? ये आया था आपके करीब 1892-93 के आसपास, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है। जनजाति विद्रोहों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कोल, संथाल, उसके बाद रंपा, बिरसा। ठीक है ना, मुंडा। तो ये आप लोग जनजाति विद्रोहों को एक बार देख लीजिएगा। क्रांतिकारी नेता कौन थे? बरकतुल्ला, अब्दुल्ला सिंधी, महमूद हसन। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया। कहाँ? नागपुर के 1920 के अधिवेशन में। ठीक है ना। देशी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है। और ठीक इसी समय कौन सी घटना चल रही थी? असहयोग आंदोलन का। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा इस बात को। बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में संगठन की स्थापना की थी, महिला आत्मरक्षण समिति की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन अध्यक्ष थी? सरोजनी नायडू। सही सुमेलन क्या है? बामा बोधनी उमेश चंद्र दत्ता द्वारा संपादित है, महिला गिरीश चंद्र सेन द्वारा, भारती द्विजेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, सुप्रभात कुमुदनी और बसंत मित्रा के द्वारा। तो भारती से तो आप तुरंत याद कर लोगे रविन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र नाथ टैगोर तो याद आ जाएगा। सुप्रभात कुमुदनी बसंती मित्रा, महिला गिरीशचंद्र, बामा बोधनी उमेश चंद्र दत्ता। खुदाई खिदमतगारों को आम लोग जानते थे क्या? लाल कुर्ती वाले के नाम से। तो अब्दुल गफ्फार खान वही बलूचिस्तान से आते हैं, तो ये लाल कुर्ती वाले यही हैं। आर्य समाजी
नेता श्री हरविलास शारदा का संबंध किससे था? राजस्थान से, ध्यान रखिएगा। साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को अरब सागर में फेंको। उत्तर पश्चिमी त्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र में ये नारा दिया गया था। बंगाल के बटाईदार किसानों शेयर क्रॉपर का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने घोषणा की थी कि वे जमींदारों को फसल का आधा भाग अदा नहीं करेंगे। ध्यान रखना। तो चलिए क्वेश्चन ये है कि तेभागा आंदोलन कब किया गया था और इसका किसने आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी? जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी। कब? 1937 में। ठीक है ना। घटनाओं का कार्यक्रम क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना, ठीक, सुभाष चंद्र बोस का श्री तोजो के साथ बैठक, आईएनए ने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, स्वतंत्र भारत की धरती पर, और सुभाष चंद्र बोस का ताइपे में आगमन। ये क्रम से है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वे चाहे खुद को मुसलमान, हिंदू और कुछ भी बताते हों, जब वे बर्बर और निर्मम हत्याएं करते हैं तो उसे असहाय भाव से देखने की जगह सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाए। यह पंक्ति किसकी है? M.K. गांधी की, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी की। भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्वितरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि भाषाई आधार पर अगर प्रांत का विभाजन है तो यह राष्ट्रीयता की हत्या है। रंग भेद की नीति घोषित अंग था नस्ली पृथक्करण, ठीक है ना। अफ्रीकियों का अलग पर समान विकास, अंतरवर्णीय विवाहों पर प्रतिबंध के लिए कानून, ठीक है। चलिए सही सुमिलित क्या है? J.A. हॉब्सन, इम्पीरियलिज्म अ स्टडी। लेनिन क्या है? इम्पीरियलिज्म एज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म। तो जब कैपिटलिज्म की बात आएगी तो लेनिन आ जाएंगे भाई। K.A. कुमराह का है नियो कोलोनिज्म, द लास्ट स्टेज ऑफ द इम्पीरियलिज्म। R. स्टामनी का है रिलीजन एंड द राइज ऑफ द कैपिटलिज्म, ठीक है ना। तो R लगा तो रिलीजन वहीं से पकड़ लेना, ठीक है। रांके के वस्तुपरक और निष्पक्ष इतिहास के ऊंचे दावे के संबंध में गंभीर संशय व्यक्त किया था किसने? E.H. कार ने। नॉन प्रोलिफरेशन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे कब? अब देखिए उत्तर तो सही माना गया 1963, लेकिन हकीकत क्या है? 1968। तो बच्चों इसको देखते रहिए, आगे जो भी वीडियो आते हैं आप उसका लाभ उठाते रहिए।